हेलो दोस्तों, चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम, इसमें नोट करने वाली बात है आय, ये मुद्रा नहीं है, राष्ट्रीय आय के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे देखते हैं। देखिए, पहले इसमें हम आज देखेंगे जीडीपी और जीएनपी, फिर देखेंगे नेशनल इनकम की मापन की विधियाँ, फिर देखेंगे जो अभी नेशनल इनकम की जो लेखांकन विधि है उसमें 2015 में जो संशोधन हुआ है उसको देखेंगे क्या हुआ है, और इसमें इसी के साथ देखेंगे जीवीए, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो मुख्यतः हम इसमें 4-5 टॉपिक देखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जीडीपी से और जीएनपी से। तो जीडीपी और जीएनपी को आज हम अच्छे से समझेंगे। देखिए, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही महत्वपूर्ण है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, क्योंकि इस टॉपिक को समझने के बाद अर्थव्यवस्था के जो अन्य टॉपिक हैं उनको समझने में बहुत आसानी मिलती है। तो इसलिए सबसे पहले हमें इनको अच्छे से समझना चाहिए। देखिए, सामान्यतः अर्थव्यवस्था में हम जीडीपी और जीएनपी को एक डेफिनेशन पढ़ के ही छोड़ देते हैं, लेकिन हम आज इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे और डिकोड करेंगे कि जो डेफिनेशन में जो शब्द दिए गए हैं उनका क्या मतलब है। जब आप उनको अच्छे से समझ लेंगे तो उस समझने के बाद किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो आपको सॉल्व करने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, फिर डेफिनेशन को डिकोड करते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा एक वित्तीय वर्ष में एक वित्तीय वर्ष की अवधि में किसी देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मान को जीडीपी कहते हैं। देखिए, ये तो इसकी डेफिनेशन जो सामान्यतः हम किताबों में पढ़ते हैं, किसी क्लास नोट्स में पढ़ते हैं या किसी नोट्स में पढ़ते हैं, तो ये इसकी डेफिनेशन है जीडीपी की। देखिए, इसमें इस डेफिनेशन में अंडरलाइन करने वाली बात है। देखिए, एक वित्तीय वर्ष एक वित्तीय वर्ष दूसरा है घरेलू क्षेत्र, तीसरा है अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। इस डेफिनेशन में जो 3 शब्द हैं, ये एक वित्तीय वर्ष, दूसरा घरेलू क्षेत्र, तीसरा अंतिम वस्तुएं और सेवाएं, इनको हम डिटेल में आज देखेंगे, क्योंकि
इसको समझते हैं कि एक वित्तीय वर्ष क्या होता है, घरेलू क्षेत्र में क्या क्या आता है, अंतिम वस्तुएं सेवाएं क्या होती हैं। जब इसको हम अच्छे से समझ लेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करने में बहुत आसानी होगी। कितना भी कठिन से कठिन क्वेश्चन हो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे, बारी बारी से हम तीनों को डिस्कस करते हैं, समझते हैं। तो पहला है एक वित्तीय वर्ष। एक वित्तीय वर्ष क्या है? अब इस वित्तीय वर्ष को हम भारत के संदर्भ में देखते हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए 2024 चल रहा है। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2023 से जो स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च 2024 को जो फिनिश हो गया, तो एक वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? 1 अप्रैल 2023 से 1 अप्रैल 31 मार्च 2024 तक। मतलब ये कह सकते हैं कि 1 अप्रैल से एक वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को वो खत्म हो जाता है या फिनिश हो जाता है। इसी तरह से अब जैसे अभी 2024 चल रहा है, तो अभी अप्रैल का महीना है, तो जैसे अभी 1 अप्रैल 2024 को जो स्टार्ट हुआ है और ये कब फिनिश होगा? ये 31 मार्च 2025 को। सिंपल, एक वित्तीय वर्ष को हमने यहां समझ लिया कि एक वित्तीय वर्ष में क्या होता है। सामान्यतः भारत में 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और नेक्स्ट ईयर वो 31 मार्च को फिनिश हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। इसमें एक साप्ताहिक वित्तीय वर्ष, दूसरा था घरेलू क्षेत्र। तो अब देखते हैं घरेलू क्षेत्र क्या होता है। इसको बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी, अब डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या आता है? देखिए, जो घरेलू क्षेत्र होता है और घरेलू क्षेत्र एक पॉलिटिकल मैप नहीं है। जैसे हम राजनीतिक जो सीमा होती है वो एक पॉलिटिकल मैप होता है, घरेलू क्षेत्र में पॉलिटिकल मैप समाहित होता है। ठीक है, तो किस तरह से, जैसे इसमें क्या क्या आएगा घरेलू क्षेत्र में, अगर देखें तो एक तो राजनीतिक सीमा आ जाएगी, साथ में प्रादेशिक जल भी आ जाएगा ना, टेरिटोरियल वाटर, ये आएगा। और क्या आएगा? और विदेशों में स्थित भारत के दूतावास, वाणिज्यिक दूतावास और सैनिक संगठन से जो आय उत्पन्न होती है वो भी इसी में आएगी। तो विदेशों में दूतावास, वाणिज्यिक दूतावास, और सैनिक संगठन। विदेशों में जो दूतावास स्थित है वो, वाणिज्यिक दूतावास स्थित है वो, और सैनिक संगठन स्थित है वो, उनसे जो आय अर्जित हो रही है वो भी कहाँ आएगी? वो भारत के घरेलू क्षेत्र में आएगी। ठीक है, अब इसमें साथ में हम ये चीज ध्यान रखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, अब इसमें भारत का जो घरेलू क्षेत्र वाली है, इसमें ये विदेशों में स्थित दूतावास को जोड़ लेंगे और साथ ही इसमें से क्या माइनस करेंगे? इसमें से माइनस क्या करेंगे? वो तो जोड़ेंगे, और माइनस क्या करेंगे?
इसको घटा देंगे और इसको जोड़ लेंगे। माइनस क्या करेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है उसके जो कार्यालय हैं, जैसे विश्व बैंक है, यूएनओ है, उसके कार्यालय भारत में स्थित हैं या भारत में दूतावास हैं, उनको यहाँ से माइनस कर देंगे और इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के जो कार्यालय हैं उसको माइनस कर देंगे। वो इसमें से बाहर कर देंगे और इसको जोड़ लेंगे। ये ध्यान रखना है जब भी हम क्वेश्चन करें, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि किसको माइनस करना है, किसको प्लस करना है। ठीक है, अब इसमें तीसरी चीज़ और एक और जोड़ेंगे। इसमें क्या जोड़ेंगे कि भारत के स्वामित्व वाले, भारतीय नागरिकों के स्वामित्व वाले देश के नागरिकों के स्वामित्व वाले देश के नागरिकों के स्वामित्व वाले जहाज, हवाई जहाज, तेल के कुएं, कुएं से अर्जित अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की आय से उत्पादित अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की आय अब देखिए यहां पर एक शब्द आया है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र। ये क्या होता है? जैसे अब इसमें क्या क्या है घरेलू क्षेत्र में, एक तो ये आ जाएगा राजनीतिक सीमा, प्रादेशिक जल, प्लस विदेशों में स्थित दूतावास, वाणिज्यिक दूतावास, सैनिक संगठन। विदेशों वालों को जोड़ लेंगे और भारत में जो स्थित है उनको बाहर कर देंगे। और देश के नागरिकों के स्वामित्व वाले जहाज, हवाई जहाज और तेल के कुएं से जो आय सर्जित हो रही है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, उसको भारत के कहां जोड़ेंगे? घरेलू क्षेत्र में जोड़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो आय अर्जित हो रही है यहां से किसके द्वारा? जहाज, हवाई जहाज, तेल के कुएं या नागरिकों के स्वामित्व वाले हैं, उससे जो आय अर्जित होगी उसको कहां जोड़ेंगे? भारत के घरेलू क्षेत्र में जोड़ेंगे। ठीक है, अब इसमें एक शब्द आया है यहां पर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र। ये क्या होता है? चलो इसको समझते हैं। मैं लिखता हूं यहां पे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र, इसको बोलेंगे इंटरनेशनल टेरिटरी। ये क्या होती है? इंटरनेशनल टेरिटरी क्या होती है इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एयर इंडिया की फ्लाइट है, ये क्या है? ये जहाज है, एरोप्लेन की सेवा प्रदान करती है ये कंपनी। तो ये कंडीशन इसमें ये हो सकती है कि ये मान लीजिए ये अमेरिका है, मान लीजिए ये अमेरिका है, तो इसके दो शहरों के बीच में मान लीजिए वाशिंगटन डीसी है और ये न्यूयॉर्क है। अब ये यहां से यहां तक इसके बीच में ये सेवा प्रदान कर रही है, तो इसकी यहां पर जो आय सर्जित होगी, वस्तु सेवाओं का जो उत्पादन होगा, वो कहां जुड़ेगा? अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जुड़ेगा। ये भारत के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र, ये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नहीं आएगा। ये कहां आएगा? ये अमेरिका का जो डोमेस्टिक क्षेत्र है, डोमेस्टिक टेरिटरी है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में नहीं जुड़ेगा। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। अगर यही फ्लाइट, ये देश है अमेरिका, अमेरिका से मान लीजिए दूसरा देश है सिंगापुर,
तो ये यहां से यहां तक आई, ये यहां से उड़ के यहां तक। तो ये जो एरिया है यहां पर वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन होगा, ये कहां जुड़ेगा? ये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जुड़ेगा। ये क्या इंटरनेशनल टेरिटरी है। तो अतः कह सकते हैं कि कोई भी जहाज, हवाई जहाज और तेल के कुएं जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्यरत हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं, वो कहां जुड़ेगा? भारत के घरेलू क्षेत्र में जुड़ेगा। ठीक है। तो हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र क्या है कि अगर कोई फ्लाइट डोमेस्टिक सेवा दे रही है अमेरिका में, तो उसकी आय नहीं जुड़ेगी। लेकिन वही अगर अंतर्राष्ट्रीय एक देश से दूसरे देश में जा रही है और बीच में अंतर्राष्ट्रीय टेरिटरी पड़ रही है, उसमें जो वस्तु सेवा का उत्पादन हो रहा है, वो कहां जुड़ेगा? वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जुड़ेगा। ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे मान लीजिए ओएनजीसी है जो तेल का अन्वेषण करती है। अब ओएनजीसी मान लीजिए, एक कंडीशन ये हो सकती है कि ये मान लीजिए बांग्लादेश है अंदर। अगर ये बांग्लादेश में तेल का शोधन कर रही है या अन्वेषण कर रही है, तो ये नहीं जुड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये बांग्लादेश की डोमेस्टिक एरिया में कार्यरत है, तो ये नहीं जुड़ेगा। ठीक है। अगर यही अगर ऐसा क्षेत्र, ऐसा कोई महासागर या ऐसा कोई सागर जो अंतर्राष्ट्रीय टेरिटरी में आता है, मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय टेरिटरी में ये है, और यहां पर अगर वो अंतर्राष्ट्रीय टेरिटरी में कोई ऐसा महासागर है जो अंतर्राष्ट्रीय टेरिटरी में है, वहां पर अगर वस्तु सेवा का उत्पादन हो रहा है, तो वो कहां जुड़ेगा? वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र, ये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जुड़ेगा, अतः भारत के घरेलू क्षेत्र में जुड़ेगा। तो कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो आय सर्जित होगी वो भारत के घरेलू क्षेत्र में जुड़ेगी। ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र को सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जिस पर किसी देश का स्वामित्व नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो आय सर्जित की जाती है, या आय का उत्पादन होता है, वो भारत के घरेलू क्षेत्र में जुड़ेगा। और सामान्य शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र कैसा क्षेत्र है? जहां पर जिस पर किसी का स्वामित्व नहीं है, ना वो भारत का है, ना वो बांग्लादेश का है, ना वो अमेरिका का है, वो किसी का नहीं, वो सबका है। तो ऐसा क्षेत्र जिस पर सबका अधिकार है, तो वो क्या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है। वहां पर आय, वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन होगा, वो भारत के घरेलू क्षेत्र में जुड़ेगा। तो अभी हमने इस डेफिनेशन में क्या क्या देखा? हमने देखा एक वित्तीय वर्ष देखी। ठीक है। वित्तीय वर्ष के साथ हमने घरेलू क्षेत्र देखा। घरेलू क्षेत्र के बाद घरेलू क्षेत्र में हमने क्या क्या देखा? घरेलू क्षेत्र में हम देख रहे थे कि राजनीतिक सीमा, प्रादेशिक जल क्षेत्र। दूसरा देखा विदेशों में स्थित दूतावास, वाणिज्यिक दूतावास, सैनिक संगठन। इसको हम जोड़ लेंगे भारत के क्षेत्र में और भारत से इनको माइनस कर देंगे, जो विदेशों के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं या उनके दूतावास हैं, उनको माइनस कर देंगे। प्लस हमने देखा कि देश के नागरिकों के स्वामित्व वाले तेल के कुएं, जहाज और हवाई जहाज से जो वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, उसको हम कहां जोड़ेंगे? भारत के घरेलू क्षेत्र में जोड़ेंगे। ठीक है। अब इस डेफिनेशन में एक चीज और है, अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। ये क्या होती है? वस्तु सेवाएं क्या होती हैं, इसको एक बार और देख लेते हैं। अंतिम वस्तुओं सेवाएं क्या होती हैं, इसको एक बार देख लेते हैं क्या है ये। अंतिम नहीं, बस पहले वस्तु और सेवाएं समझते हैं क्या है। वस्तुएं और सेवाएं, वस्तुएं और सेवाएं। तो ये अंतिम हो सकती है और मध्यवर्ती। अंतिम वस्तु, और दूसरी हो सकती है मध्यवर्ती वस्तु। तो अंतिम वस्तु क्या है? जो उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया से बाहर है, वो अंतिम वस्तु है। जैसे मान लीजिए ये फोन है, तो ये मेरे पास आ चुका है, इसका उत्पादन भी हो चुका है और इसका वितरण भी हो चुका है, अब ये मेरे पास आ गया है, तो ये कैसी वस्तु है? ये अंतिम वस्तु है। और मध्यवर्ती वस्तु क्या है? जो अंतिम वस्तुओं के उत्पादन में सहायक होती हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया से बाहर, वह वितरण की प्रक्रिया से बाहर। और इसको लिख सकते हैं हम अंतिम वस्तुओं के उत्पादन में सहायक।
अंतिम के उत्पादन में सहायक। ठीक है। अब कोई वस्तु अगर अंतिम है तो अंतिम वस्तु भी दो तरह की हो सकती है, जैसे उपभोग करने वाली वस्तु और पूंजीगत वस्तु, है ना, ये भी दो तरह की हो सकती है। जैसे उपभोग वस्तु, इसका हम डायरेक्ट उपभोग कर लेंगे। पूंजीगत, जिससे हम, एक हो सकती है पूंजीगत, तो जैसे मान लीजिए मैंने अगर कोई जूसर खरीदा और उस जूसर से मैं खुद ही स्वयं ही सुबह जूस निकाल के पीता हूं, तो वो मेरे लिए अंतिम वस्तु है, लेकिन कैसी है, उपभोग करने वाली अंतिम वस्तु है। वहीं अगर वही जूसर कोई दुकान वाला खरीदता है और उससे वो जूस बना बना के बेचता है, तो वो अंतिम वस्तु कैसी है, पूंजीगत अंतिम वस्तु है। ठीक है। मध्यवर्ती वस्तु का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सिंपल, ये तो कच्चा माल। अब देखिए ये तो हमने वस्तुओं के बारे में देखा। सेवाएं भी दो तरह की हो सकती हैं, अंतिम और मध्यवर्ती। कैसे, देखते हैं। अंतिम सेवाएं और मध्यवर्ती सेवा। मध्यवर्ती सेवा और अंतिम सेवा, ये भी दो तरह की हो सकती है। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और हम उस हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाने के बाद अगर हॉस्पिटल का जो ओवरऑल फाइनली बिल बनता है वो क्या हो गया, वो अंतिम सेवा हो गई। साथ में वहाँ पे डॉक्टर मिलेगा, नर्स मिलेगा, उनका जो फीस वगैरह होती है वो क्या होगी, वो मध्यवर्ती सेवाएं हो गई। तो जैसे किसी हम हॉस्पिटल में गए, मान लीजिए हॉस्पिटल है, यहाँ पर जो फाइनली बिल बना वो क्या हो गया, अंतिम सेवाएं। अब साथ में आपको यहाँ डॉक्टर भी मिलेगा, एक नर्स भी मिलेगी, इनकी कभी कभी फीस देते हैं बीच बीच में, तो ये क्या होगी, ये मध्यवर्ती सेवाएं हो गई। तो इसको हमने क्यों समझा, अभी हम देख रहे थे उस डेफिनेशन में कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मान। तो जीडीपी में क्या होगा, जब हम जीडीपी में देखेंगे तो देखिए ये जुड़ेगा, अंतिम ये वाला जुड़ेगा और ये वाला जुड़ेगा, ये नहीं जुड़ेगा, नहीं ये जुड़ेगा। क्यों, ये क्यों नहीं जुड़ेगा, ये इसलिए नहीं जुड़ेगा क्योंकि अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो दोहरी गणना हो जाएगी और इनको जोड़ेंगे तो दोहरी गणना हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये पेन है, इस पेन को बनाने में से प्लास्टिक भी लगी है, अंतिम और अंतिम वस्तु बनने के लिए इसमें मध्यवर्ती वस्तु का भी इस्तेमाल हुआ है। तो अगर हम इसको जो एक बार यहां जोड़ लेंगे, एक बार यहां जोड़ लेंगे, तो दो बार जुड़ जाएगा ना, तो फाइनली हम इसको अंतिम में ही जोड़ेंगे, इसको भी और इसको भी। तो इसलिए हमेशा जीडीपी में अंतिम वस्तुओं सेवाओं का ही मौद्रिक मान जुड़ता है, मध्यवर्ती का नहीं जुड़ता। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमने जब इस डेफिनेशन को डिकोड कर रहे थे, समझ रहे थे, तो इस डेफिनेशन में हमने तीन शब्दों को देखा था। एक देखा था एक वित्तीय वर्ष, दूसरा देखा था घरेलू क्षेत्र, तीसरा देखा था अंतिम वस्तुओं और सेवाएं। हमने तीनों को बहुत ही विस्तार से जाना और समझा। अब देखिए दूसरा देखते हैं, जीएनपी। ठीक है, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए जीडीपी में हम ये देखेंगे उत्पादन कहां हो रहा है, तो उत्तर मिलेगा घरेलू क्षेत्र में। कहां होना चाहिए, घरेलू क्षेत्र में। और जीएनपी में देखेंगे उत्पादन कौन कर रहा है। क्यों, क्योंकि जीडीपी और जीएनपी की परिभाषा बिल्कुल मिलती जुलती है, सिर्फ एक शब्द का अंतर है। वहां है घरेलू क्षेत्र और यहां है नागरिक या सामान्य निवासी।
तो एक बार मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, फिर डेफिनेशन में जो शब्द हैं उसको हम विश्लेषण करेंगे, ठीक है। मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूं। एक वित्तीय वर्ष में एक वित्तीय वर्ष की अवधि में किसी देश के नागरिकों के, कभी कहीं आपको लिखेगा सामान्य निवासी, वैसे थोड़ा सा अंतर है लेकिन आप अभी इसको एक ही समझिए, नागरिक ही समझिए। मैं इसको उठा ही देता हूं, नागरिक लिखता हूं। देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मांग। देखिए यहां पर मान को हम जीएनपी कहते हैं। देखिए इस डेफिनेशन में और उस डेफिनेशन में मात्र एक शब्द का अंतर है, वो है नागरिक। अब जैसे इसमें भी, जैसे अभी हम पिछली डेफिनेशन को देख रहे थे, उसमें हमने ये समझ लिया था कि एक वित्तीय वर्ष क्या होता है, इसमें भी वही है। इसमें अंतिम वस्तुओं और सेवाएं हम पहले से समझ चुके हैं। अब यहाँ है नागरिक। तो किसी देश के नागरिक को आप जानते ही हैं, हम पॉलिटी में पढ़ते हैं नागरिक क्या होते हैं, जो नागरिकों के राइट्स किसी को दिए जाते हैं वो देश का नागरिक होता है। कहीं किसी किसी किताब में नागरिक के साथ साथ सामान्य निवासी भी लिखा होता है। तो सामान्य निवासी में एक चीज़ इंक्लूड होती है कि किसी व्यक्ति की आर्थिक अभिरुचि हो। तो उसमें इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में नागरिक ही लिखा है, तो आप पर नागरिक ही देखिए। और यूपीएससी ने जो क्वेश्चन किया है वो उस क्वेश्चन में भी नागरिक ही था, तो आप अभी नागरिक ही को ही पर ही फोकस कीजिए। अब देखिए इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये भारत का घरेलू क्षेत्र है, ये मान लीजिए भारत का घरेलू क्षेत्र है, ठीक है। इसमें भारत के नागरिक भी रह रहे हैं और गैर निवासी भी रह रहे हैं, जो भारत के नागरिक नहीं है, गैर निवासी। दो तरह के लोग रह सकते हैं, तो इसको हम सी लिखते हैं, ठीक है। और विदेशों में भी भारत के कुछ नागरिक रह रहे हैं, वो बी है मान लीजिए। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि ए, यहां पर ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। पहले इसको यहां लिख लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। तो ए क्या है, ए है भारत के घरेलू क्षेत्र में नागरिकों द्वारा उत्पादित आय। तो घरेलू क्षेत्र में, भारत के घरेलू क्षेत्र में नागरिकों के द्वारा उत्पादित आय, मैं पूरा ही लिख देता हूं। नागरिकों द्वारा भारत के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित आय। छोटा हो गया और बड़ा कर देता हूं, ऐसे लिख देता हूं, घरेलू क्षेत्र में उत्पादित आय। नागरिकों द्वारा उत्पादित आय। बी क्या है, विदेशों में, विदेशों से
भारत के नागरिकों द्वारा अर्जित आय। तो यहां पर है घरेलू क्षेत्र और यहां पर क्या है विदेश। घरेलू क्षेत्र से भारत के नागरिक द्वारा उत्पादित आय और यहां क्या है विदेशों से। विदेशों से भारत के नागरिकों के द्वारा उत्पादित आय। सी क्या है, ये गैर निवासी या गैर नागरिक, इसको लिखता हूं गैर नागरिक। गैर नागरिक जो भारत का नागरिक नहीं, गैर नागरिक के द्वारा भारत के घरेलू क्षेत्र से अर्जित आय। से अर्जित आय। देखिए इस ये जो डायग्राम है इसको थोड़ा बहुत अच्छे से समझिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा इससे। कैसे, ये सी जो है, सी क्या है, सी ऐसा व्यक्ति है जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन भारत के घरेलू क्षेत्र में आय अर्जित कर रहा है। ए क्या है, भारत के नागरिक जो भारत के घरेलू क्षेत्र से आय अर्जित कर रहे हैं। तो बी क्या है, भारत के नागरिक जो विदेशों से आय अर्जित कर रहे हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम कहें तो जैसे जीडीपी क्या है फिर, इसके हिसाब से देखा जाए तो जीडीपी क्या है। जीडीपी मैंने बताया था आपको, जीडीपी में क्या था, जीडीपी में हम घरेलू क्षेत्र देखते हैं। तो घरेलू क्षेत्र क्या है, ए प्लस सी है, ए प्लस सी। और जीएनपी क्या हो जाएगा, इसमें हम देख रहे थे डोमेस्टिक क्षेत्र, इसमें देख रहे हैं भारत का नागरिक। तो भारत के नागरिक कहां है, ए प्लस बी है ना। तो ये क्या हो जाएगा भारत के नागरिक में हो जाएगा ए प्लस बी, है ना, ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, जीएनपी में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। और जीडीपी में क्या हो जाएगा, जीडीपी में क्या हो जाएगा, ए प्लस सी। और जीएनपी में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। क्योंकि ये मैं बता रहे थे हम कि भारत के नागरिकों के द्वारा आय सृजित की जा रही हो देश में और विदेश में। और जीडीपी में क्या था, घरेलू क्षेत्र, चाहे कोई भी कर रहा हो। इसमें क्या देखेंगे, हम देखेंगे क्षेत्र, देखेंगे किस क्षेत्र में आयोजित हो रही है। भारत का घरेलू क्षेत्र होना चाहिए, कोई भी करे, चाहे भारत का नागरिक करे चाहे गैर निवासी करे। ठीक है, जीएनपी में क्या देखेंगे कि कौन करे, नागरिक करे, कहीं भी करे। तो भारत का नागरिक यहां भी है और यहां भी है, तो ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है अब हम इसका संबंध देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या संबंध है। तो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, इसको मैं यहां से भी मिटा देता हूं। देखिए संबंध देखते हैं इसका। तो ये क्या हो जाएगा, जी एनपी जीडीपी प्लस नेट फैक्टर अबाउट एनएफआईए, इनकम फ्रॉम एनएफआईए। अब ये एनएफआईए क्या है, नेट इन एनआईएफए, एनएफआईए नहीं, एनआईएफए, एन नेट आई एफ ए। नेट फैक्टर ही है। देखिए समझिए इसको, ये हमने अभी समझा। ए क्या था, सी क्या था और बी क्या था। ए क्या है, भारत के नागरिकों के द्वारा अर्जित आय है। बी भारत के नागरिकों के द्वारा विदेशों से अर्जित आय है। सी भारत के घरेलू क्षेत्र में गैर नागरिकों के द्वारा अर्जित आय है। ठीक है, अब हम इसका संबंध देख रहे हैं, इसमें क्या संबंध है जीएनपी में। तो एनएफआईए क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसको हिंदी में लिखेंगे कि
विदेशों से अर्जित निवल कारक आय। निवल कारक आय। देखिए अभी हमने देखा था ये क्या था, NFI ये क्या आ रहा था, ये आ जाएगा B माइनस सी। इसकी वैल्यू क्या है, B माइनस सी। नेट निकालने के लिए विदेशों से कितना होगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, B माइनस सी। और अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो GDP की वैल्यू क्या है, A प्लस सी। ये अगर हम इसको भी देखें तो C से C कट जाएगा तो आ जाएगा वही A प्लस बी, ये GNP। जो हमने भी यहां निकाला था, यहां पर भी तो ये आ रहा था, हम देख रहे थे कि GNP क्या था, A प्लस बी था। तो यहां पे भी देखिए इसको वैल्यू में रखे अगर देखेंगे तो भी हम A प्लस बी निकाल लेंगे। अब देखिए यहां पर जो समझने वाली बात है ये क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ट। इसमें क्या है देखिए दो शब्द इसमें समझने वाले हैं, एक तो अर्जित, एक कारक आय। कारक मतलब नेट फैक्टर, ये क्या होता है इसको समझते हैं। ये जो कारक आय है ये क्या है, मैं इसको दूसरे पेज पे ही ले लेता हूं। दिख रहा है सबको? देखिए कभी हम कहते हैं कि जैसे विदेशों से अर्जित आय और प्राप्त आय में क्या अंतर होता है। अर्जित आय इसको समझते हैं पहले। अर्जित क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब करते थे, उस कंपनी ने एक साल उत्पादन किया, वस्तु सेवाओं का उत्पादन किया, उसमें से आपको 6 महीने की सैलरी मिली और 6 महीने की सैलरी नहीं मिली, तो आपको कितनी आय प्राप्त होगी, आपने कितनी आय अर्जित की। अगर मेरा प्रश्न यह है कि आपने कितनी आय अर्जित की, तो आपको 6 महीने की आय अर्जित की आपने या 1 साल की आय अर्जित की। तो देखिए जब हम बोलते हैं अर्जित आय, तो अर्जित आय से आशय ये होता है कि आपको कितना प्राप्त हुआ। आपको तो 6 महीने की सैलरी प्राप्त हुई, लेकिन आपने पूरे 1 वर्ष काम किया, अतः आपने कितनी आय अर्जित की, 1 वर्ष की। समझ रहे हैं आप? तो आय अर्जित करने से मतलब है, जैसे विदेशों में कोई आय अर्जित कर रहा है, अब वो भेजे ना भेजे लेकिन आय अर्जित कर रहा है। अर्जित का मतलब आय उस उत्पादन प्रक्रिया में भाग ले रहा है कि नहीं ले रहा है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी संस्थान में काम करता है और उसके काम करने से उस संस्थान को 100 रुपए का फायदा होता है, उसको मिलते कितने हैं, 20 रुपए मिलते हैं। तो 20 रुपए उसको प्राप्त हुए, लेकिन उसने अर्जित कितने किए, 100 रुपए। तो उत्पादन की प्रक्रिया में जो भाग ले रहा है, उत्पादन की प्रक्रिया में भाग लेने से जो आय का सृजन हो रहा है उसको हम अर्जित आय बोलते हैं। ठीक है, अर्जित आय और प्राप्त आय दोनों में अंतर होता है। ये कह सकते हैं कि आय और मुद्रा में डिफरेंस होता है। जैसे हमने आय कितनी अर्जित की, जैसे मैंने, अगर मान लीजिए मैं किसी संस्थान में काम करता हूं या आप किसी संस्थान में काम करते हैं, आपने अगर पूरे वर्ष काम किया और आप उस संस्थान ने 100 रुपए कमाए, तो आपने उसमें कितना भाग दिया, 100 रुपए का। तो आपने कितनी आय अर्जित की, 100 रुपए, और आपको प्राप्त कितनी हुई, मान लीजिए 20 रुपए। तो आय को हस्तांतरित करने का माध्यम क्या है, मुद्रा। वो मुद्रा के रूप में आपको मिल जाएगी। तो कभी कभी हम आय मतलब इनकम और मुद्रा को एक समझ लेते हैं। तो इनकम अलग है और मुद्रा अलग है। तो मैं यहां बता ही देता हूं थोड़ा सा, मुद्रा और इनकम दोनों में डिफरेंस बता देता हूं क्या है। देखिए एक तो होती है आय और एक होती है मुद्रा।
मुद्रा, मनी, इनकम, दूसरा मनी। ठीक है, अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूं यहां पर कि बिना मुद्रा के आय हो सकती है, बिना मुद्रा के आय हो सकती है, दूसरा स्टेटमेंट मैं यहां लिखता हूं कि बिना आय के मुद्रा हो सकती है। बिना आय के मुद्रा हो सकती है। देखिए ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। एक स्टेटमेंट है कि बिना आय के मुद्रा हो सकती है, और दूसरा स्टेटमेंट है बिना आय के मुद्रा हो सकती है। एक स्टेटमेंट है बिना मुद्रा के आय हो सकती है। अगर ये ऐसे स्टेटमेंट दोनों आते हैं तो ये स्टेटमेंट दोनों सही हैं या गलत हैं? ये स्टेटमेंट दोनों सही हैं। कैसे? देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे मुद्रा का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल, अगर जो स्टूडेंट जो पढ़ाई करता है, जो स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ाई करते हैं, उसके पास पैसे तो घर से आते हैं, तो वो जो पैसे आ रहे हैं वो आय, इनकम है या मुद्रा है? वो मनी है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो पैसा आ रहा है उसने वह पैसा अर्जित नहीं किया, अर्थात उसने उत्पादन की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है। अगर वो उत्पादन की प्रक्रिया में भाग लेता है तब उसकी जो सैलरी आएगी, जैसे कहते हैं आपकी इनकम कितनी है, तो वो क्या है, वो आय तब होती जब आप उत्पादन की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। और अगर आप उत्पादन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं उसके बावजूद भी आपके पास पैसे हैं, तो वो क्या है, वो मुद्रा है। जैसे इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट, जो लोग पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट के पास जो पैसा आता है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और आय, जैसे पहले क्या होता था, वस्तु विनिमय के माध्यम से, जो वाटर सिस्टम जो होता था उसमें वस्तु विनिमय के माध्यम से वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, उससे इनकम होती थी, लेकिन वो मुद्रा नहीं थी। ठीक है, अब एक चीज और इसमें साथ में ही समझ लेते हैं, मैं बता देता हूं आपको कि जैसे एक होती है संपत्ति, एक होती है परिसंपत्ति, एक होती है परिसंपत्ति, इसको बोलते हैं एसेट। एक होती है संपत्ति, इसको बोलते हैं वेल्थ। एक होती है मुद्रा, जो होती है मनी। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास पैसे हैं, कैश मतलब बैंक है, बैंक बैलेंस है, घर है, गाड़ी है, मोबाइल है, तो कोई भी मूल्यवान वस्तु क्या कहलाती है? परिसंपत्ति कहलाती है। जब सारी मूल्यवान वस्तुओं को जोड़ देते हैं तब वो क्या कहलाती है? परिसंपत्ति वो वेल्थ कहलाती है, संपत्ति। और जिसकी लिक्विडिटी, ऐसी संपत्ति जिसकी तरलता 100% हो, वो क्या कहलाती है? वो मुद्रा कहलाती है। तो इसमें हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए पैसा क्या है, जैसे संपत्ति क्या है, जैसे मान लीजिए घर। अब इन सबको मैंने जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? वेल्थ होगी मेरी। इसमें से जो पैसा है इसकी तरलता कैसी है? 100% तरल है ये, जब चाहो तब खर्च कर लो, कुछ भी खरीद लो उससे। तो जिसकी तरलता 100% है वो क्या है? वो पैसा, मनी है। और कोई मूल्यवान वस्तु जिसकी कोई मूल्य है, कोई मूल्यवान वस्तु क्या है? वो परिसंपत्ति है। अब सारी मूल्यवान परिसंपत्ति को जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगी? संपत्ति हो जाएगी, वेल्थ हो जाएगी। तो ये वेल्थ हो जाएगी, जिसको सबको जोड़ देंगे, जैसे ये, इसमें से कोई एक चीज, कोई मूल्यवान, वो संपत्ति। और जिसकी लिक्विडिटी सबसे ज्यादा वो क्या है? मुद्रा। तो अभी हमने देखा मुद्रा, इनकम और मनी में क्या डिफरेंस है।
और परिसंपत्ति, संपत्ति और मुद्रा क्या होती है, ये मैंने आपको बताया। तो अभी हम देख रहे थे अर्जित। तो अर्जित क्या है, अर्जिता है, ये समझ में आ गया यहाँ पे। अब कारक आय क्या होती है, तो एक मिनट में इसको समझ लेते हैं। जैसे इसको अलग मैं दूसरा ले लेता हूं। जैसे जो आगत होती है, मतलब जो निवेश, ये कारक मतलब फैक्टर, और दूसरा हो सकता है गैर कारक। गैर कारक और एक कारक। आगत मतलब इन्वेस्टमेंट, निवेश, जो इनपुट होता है ना। जो हम जैसे इसमें कारक में क्या क्या आता है, चार चीजें आती हैं, 1 2 3 4। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। ये चार चीजें ही हैं जिसके माध्यम से आय सृजित होती है। और गैर कारक में क्या आएगा, अन्य सभी। इसके अलावा ये जो चार चीजें हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। भूमि से क्या मिलेगा, पैसा। भूमि से क्या मिलेगा, किराया मिलता ना, इससे क्या मिलेगा, किराया। इससे पारिश्रमिक कह सकते हैं, या सही शब्द इसका पारिश्रम के साथ साथ मजदूरी, मजदूरी लिख देते हैं, मजदूरी या वेतन। पूंजी से क्या मिलेगी, ब्याज। इस उद्यम से क्या मिलेगा, लाभ। अर्थशास्त्र में ये चार चीज ही ऐसी हैं जिससे किसी वस्तु में वैल्यू एडिशन होता है। वैल्यू एडिशन होता है, मूल्य वर्धन होता है। जैसे मान लीजिए कोई, मैंने अगर ये पेन है, पेन मान लीजिए 25 रुपए का है। 25 रुपए में जब ये रॉ मटेरियल था तब ये 5 रुपए का था। 20 रुपए इसमें जोड़ने के लिए जो मूल्य वृद्धि की गई, तो वैल्यू एडिशन इसके द्वारा की गई। तो अर्थव्यवस्था में सिर्फ चार चीजें ऐसी हैं जो किसी भी वस्तु में का मूल्य वर्धन करती हैं। तो मूल्य वर्धन के द्वारा जो आय प्राप्त होती है वही अर्जित आय कहलाती है। ठीक है, तो हम ये देख रहे थे, ये हम देख रहे थे कि विदेशों से अर्जित निवल कारक आय। तो अर्जित समझ में आ गया और कारक आय समझ में आ गया। कारक मतलब जो चार कारक हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, इसके द्वारा वैल्यू एडिशन के द्वारा जो आय प्राप्त हो रही है वो। ठीक है, तो आपको अगर ये समझ में आ गया है तो एक प्रश्न मैं दोबारा करता हूं आपसे। ये देखिए आप, जीडीपी, जीएनपी समझ में आ गया आपको, अच्छे से समझ में आ गया। मैंने दो प्रश्न किए थे आपसे कि अगर कोई कंपनी भारत में, विदेशी कंपनी भारत में व्यवसाय कर रही है, तो वो आय और वस्तु का जो वस्तु सेवाओं का उत्पादन कर रही है, उससे जो आय सर्जित हो रही है वो कहाँ जुड़ेगी। और अगर आप भारत में अमेरिकी दूतावास में जॉब करते हैं, उसके द्वारा जो आपको आय प्राप्त हो रही है वो आय कहाँ जुड़ेगी, आप इसको सोचिए। अब इसके बाद इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं। तो सामान्यतः जीडीपी और जीएनपी में हमें पढ़ते समय सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है। जीडीपी में देखना है कि आय का उत्पादन कहाँ हो रहा है, और जीएनपी में देखना है कि आय का उत्पादन कौन कर रहा है। बस दो चीज़ें देखनी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है तो दो चीज़ पर अटैक कीजिए। सबसे पहले देखिए कि आय का, अगर जीडीपी पूछा जा रहा है तो देखिए कि उत्पादन कहाँ हो रहा है, और जीएनपी पूछा जा रहा है तो उत्पादन कौन कर रहा है। ठीक है, तो सरल शब्दों में हम इसको ऐसे देख सकते हैं। एक बार मैं इसको 1 मिनट में समझा देता हूं। जीडीपी और जीएनपी, सबसे देखिए उत्पादन कहां हो रहा है।
उत्पादन कहाँ, तो उत्तर आएगा क्या, घरेलू क्षेत्र। अब जीएनपी में क्या देखेंगे, उत्पादन कौन कर रहा है, तो क्या उत्तर आएगा, नागरिक स्लैश सामान्य निवासी। तो जीडीपी में देखेंगे उत्पादन कहां हो रहा है, जीएनपी में देखेंगे उत्पादन कौन कर रहा है। होपफुली आपको, मैंने आपको आज जीडीपी और जीएनपी को समझाया और आपको समझ में आया होगा। आप सोचिए। चलिए मिलते हैं आपसे फिर कभी। ओके बाय।